हेलो एवरीवन। आज की वीडियो में वाणिज्य व्यवस्था और संचालन, जिसमें पहला चैप्टर है संचालन का स्वरूप और महत्व। उसमें हमने कुछ टॉपिक देख लिए थे। उसके बाद आज अगला टॉपिक आपका आता है संचालन के विविध स्तर, जिसमें 3 स्तरों के बारे में हम समझेंगे: उच्च स्तर, मध्य स्तर और निम्न स्तर। तो आइए इसके बारे में समझते हैं हम, जिसमें आपकी किताब में 3 स्तरों के नाम दिए गए हैं: उच्च स्तर संचालन यानी कि टॉप लेवल मैनेजमेंट, मध्य स्तर संचालन यानी कि मिडल लेवल मैनेजमेंट, और निम्न स्तर संचालन बॉटम लेवल मैनेजमेंट। उसके बाद आपको ये आपकी किताब में एक आकृति बनाई गई है जो त्रिभुज आकार में या फिर ट्रायंगल शेप में आपको दी गई है, जिसमें आपके 3 विभाग किए गए हैं। इन तीनों विभागों को स्तर के रूप में जाना जाता है। सबसे ऊपर का जो स्तर है वो उच्च स्तर कहलाएगा। उसके बाद जो बीच में जो स्तर आएगा वो मध्य स्तर संचालन कहलाएगा, और जो सबसे निचला स्तर है, जो सबसे नीचे बनाया गया है, वो निम्न स्तर संचालन कहा जाता है। ये आपके एग्ज़ाम में अलग अलग तरीके से पूछे जाता है। आकृति आती है, आकृति वाले प्रश्न आते हैं, तो उसमें आपको ये जो आपका ये शेप दिया गया है, त्रिभुज बनाया गया है, आपको इसी शेप में बनाना है या इसी आकार में आपको एग्ज़ाम में बनाना रहेगा। आप कोई भी अगर दूसरा आकार बनाएंगे तो उसमें आपका आंसर वो गलत हो जाएगा। इसलिए आपको याद रखना है कि किताब में आकृति वाले बहुत सारे टॉपिक हैं, उनमें से कोई भी टॉपिक आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। एक टॉपिक जिसमें से पहला ये है कि जो संचालन के स्तरों को समझाना है, जिसमें त्रिभुज आकृति बनाई गई है, त्रिभुज आकृति ही बनाना है। प्रश्न आ सकता है 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर के प्रश्नों में आ सकता है कि संचालन के स्तर आकृति के द्वारा बताइए। तो उसमें आपको ये आकृति बना करके त्रिभुज, और उसमें ये तीनों नाम दर्शाने हैं: उच्च स्तर, मध्य स्तर, निम्न स्तर, और इनके अंदर जो भी आते हैं उनका नाम आपको बताना रहेगा। उसके बाद हम यह देखेंगे कि स्तर की आवश्यकता क्यों होती है, स्तर क्यों ज़रूरी है। तो हमने पहले देखा था कि व्यावसायिक इकाई के बहुत सारे स्वरूप होते हैं। जैसे व्यक्तिगत मालिकी है, तो व्यक्तिगत मालिकी के अंदर एक ही व्यक्ति मालिक होता है, एक ही व्यक्ति लाभ हानि उठाता है, जो भी कार्यभार है सब कुछ एक ही व्यक्ति देखता है, तो उसे किसी अन्य व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अगर होती भी तो है तो उसे वो वेतन पर रख लेता है, तो उसमें उसे किसी प्रकार के कार्य विभाजन को करने की आवश्यकता नहीं होती है। दूसरा स्वरूप हमने देखा था साझेदारी पीढ़ी। तो साझेदारी पीढ़ी में जो भी साझेदार हैं वो आपस में कार्य विभाजन कर लेते हैं। फिर उसके बाद का स्वरूप आता है वो कंपनी स्वरूप है, जॉइंट स्टॉक कंपनी, संयुक्त कंपनी। तो वो बहुत ही व्यावसायिक इकाई का बहुत ही बड़ा स्वरूप है, विशाल कद की इकाइयाँ उसके अंतर्गत आती हैं। तो ऐसी इकाइयों में अनेक कर्मचारी, अनेक विभाग होते हैं। तो जहाँ पर जो मालिक होते हैं उनको स्तर बनाने की आवश्यकता होती है। वो अलग अलग स्तर बनाते हैं। जो जवाबदारियां हैं, जो कार्यभार हैं, अधिकार हैं, दायित्व हैं, उनको दूसरे स्तरों पर सौंपते हैं, जिससे वो सर्वोच्च अधिकार अपने पास रखते हैं, लेकिन कार्य करने का जो अधिकार है, दायित्व है, वो दूसरे निचले स्तर पर सौंप देते हैं। तो यहाँ पर यही है कि जो उच्च स्तर संचालन है, इसके अंदर कंपनी के मालिक आते हैं, जिसमें संचालक मंडल, मैनेजिंग डायरेक्टर, जनरल मैनेजर, इन सब का समावेश उच्च स्तर संचालन में होता है, कि जो संपूर्ण कार्यभार, संपूर्ण सत्ता अपने हाथ में रखते हैं। जो भी प्राथमिक निर्णय लेना है, गौण निर्णय लेना है, वो सारी चीज़ें ये अपने हाथ में रखते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर 3 ही स्तर आपके बनाए गए हैं। इससे अधिक स्तर हो सकते हैं। 3 स्तर के अलावा 4 स्तर, 5 स्तर हो सकते हैं, जिसके नीचे नीचे कार्यभार सौंपते जाएं। लेकिन जितने अधिक स्तर होंगे उतनी अधिक जवाबदारी ये उच्च स्तर संचालन की बढ़ जाती है। इसलिए जो मालिक होते हैं वो यही चाहेंगे कि जितने हो सके कम स्तर बनाया जाए, जिससे उनके पास जवाबदारी या उनका जो कार्यभार है थोड़ा कम हो सके। जितने अधिक स्तर होंगे वो सबके सब रिपोर्ट तैयार करके या अहवाल तैयार करके अपने ऊपरी स्तर पर पहुंचाएंगे, और वो सारे रिपोर्ट इन मालिकों को चेक करना होता है, उसके अनुसार निर्णय लेने होते हैं। इसलिए
आपकी किताब में योग्य रूप से सर्वोच्च 3 ही स्तर बताए गए हैं कि जितना हो सके 3 स्तर रखा जाए तो कंपनी में विभाग भी व्यवस्थित हो सकता है और जो संचालक मंडल है उनका कार्यभार भी व्यवस्थित हो सकता है। उसके बाद आपके एग्ज़ाम में अनेक तरीके से ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उच्च स्तर संचालन में किनका समावेश होता है, मध्य स्तर संचालन में किनका समावेश होता है, निम्न स्तर संचालन में किनका समावेश होता है। 1 या 2 नंबर में आ सकता है तो उसमें आपको ये नाम लिखने हैं। संचालन के कितने स्तर हैं, कौन कौन से, तो उसमें आपको ये 3 नाम दर्शाने हैं। अंग्रेजी में नहीं लिखोगे तो भी चलेगा, हिंदी में लिखोगे तो काफ़ी है। उसके बाद संचालन में उच्च स्तर संचालन है तो उच्च स्तर संचालन का अर्थ बताइए, उच्च स्तर संचालन के कार्य बताइए। तो कार्य में आपको याद रखना है कि अगर 2 नंबर में प्रश्न पूछा जा रहा है तो आपको 4 कार्यभार लिखने होंगे और 3 नंबर के प्रश्न में पूछा जाएगा तो उसमें आपको कम से कम 6 लिखने ही हैं, 6 से कम आपको नहीं लिखने हैं। तो इस प्रकार आज हम ये इसमें उच्च स्तर संचालन के बारे में समझेंगे। तो उच्च स्तर संचालन, सबसे पहले उसकी परिभाषा, उसका अर्थ जानेंगे। तो जिसमें इकाई के संचालन से संबंधित सर्वोच्च अधिकार वाले स्तर को उच्च स्तर के रूप में पहचाना जाता है। जैसे मैंने आपको ऊपर बताया था कि जो भी इकाई संबंधित अधिकार हैं, सारे के सारे अधिकार वो जिनके पास होते हैं उस स्तर को उच्च स्तर कहा जाता है। उसके बाद उच्च स्तर में किनका समावेश होता है, ये प्रश्न आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, इसे आपको याद करना है। तो उच्च स्तर संचालन में संचालक मंडल है, मैनेजिंग डायरेक्टर है, जनरल मैनेजर है, मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर यानी कि CEO का समावेश होता है। CEO का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है। साथ में ये विकल्प के रूप में भी पूछा जा सकता है कि जो संचालक मंडल या मैनेजिंग डायरेक्टर है वो किन स्तर में आता है, किस स्तर में समावेश होता है। तो आपको ऑप्शन दिए रहेंगे तो उसमें आपको उच्च स्तर पर सिलेक्ट करना होगा, उच्च स्तर उसमें लिखना होगा। अलग अलग तरीके से बहुत ही महत्व का प्रश्न है, इसे आप बहुत ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से याद करिएगा। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, तो ये उसके बोर्ड के एग्ज़ाम के नज़रिए से बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। उसके बाद कार्य पर आते हैं कि उच्च स्तर संचालन है वो किस प्रकार के कार्य करता है। तो उसमें सबसे पहले दिया गया है कि व्यावसायिक इकाई के मुख्य और गौण उद्देश्य निश्चित करना। मैंने बताया था कि जितने भी उद्देश्य वगैरह हैं वो उच्च स्तर यानी कि जो मालिक हैं वो निश्चित करते हैं। डायरेक्टर व्यावसायिक इकाई के ट्रस्टी के रूप में कार्य करते हैं कि वो मालिक बनकर के कार्य करते हैं और जो भी अधिकार दायित्व है उसका विभाजन अन्य अधिकारियों को दे करके वो उसकी देखरेख करते हैं। उसके बाद है व्यावसायिक इकाई के मुख्य प्रबंधकीय अधिकारी और उच्च अधिकारियों की नियुक्ति करना तथा उनको अधिकार और दायित्व का विभाजन करना कि उनसे निम्न जो अधिकारी हैं उनकी वो नियुक्ति करेंगे, अलग अलग विभाग बनाएंगे, सबको सबकी जवाबदारियां सौंप देंगे, दायित्व सौंप देंगे। इकाई के विविध विभागों द्वारा तैयार किए गए अंदाजपत्रों को स्वीकृत करना। साथ में जो अलग अलग विभाग होते हैं वो अपने अपने विभाग का अंदाजपत्र यानी कि बजट तैयार करते हैं कि उनके विभाग में कितना खर्च होगा, कितनी आय प्राप्त होगी, किस प्रकार का पूंजी निवेश करना है, कितने कर्मचारी लगेंगे। तो वो सारी चीज़ों का वो अंदाजपत्र अलग अलग विभाग तैयार करते हैं। अलग अलग विभाग में बहुत सारे विभाग हो सकते हैं, उत्पादन विभाग है, क्रय विभाग है, कर्मचारी विभाग होता है, वित्त विभाग यानी कि जो पूंजी संबंधित विभाग होता है वो है। तो ये सारे विभाग, बहुत सारे विभाग कंपनी स्वरूप में देखने को मिलते हैं। तो ये सारे विभाग अपने अपने विभाग का अंदाजपत्र तैयार करते हैं और उसे उच्च स्तर पर भेजते हैं और उन अंदाजपत्रों को स्वीकृत करना है या किसी प्रकार की कमी है उसमें तो उसे स्वीकृत न करना है, तो वो सारी जवाबदारियाँ उच्च स्तर संचालन के पास होती है, मालिकों के पास होती है। उसके बाद अगला पॉइंट है कानूनी व्यवस्थाओं का पालन करना और इकाई के साथ जुड़े हुए विविध वर्गों के हितों की रक्षा करना। जो भी इकाई है, कोई भी व्यावसायिक इकाई कानूनी नियमों का पालन करती है, गैर कानूनी काम कोई भी इकाई नहीं करती है। तो कानून के दायरों में रह करके, कानून का पालन करके इस व्यावसायिक इकाई को कार्य करना होता है
और जो भी वर्ग हैं उनसे संबंधित जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान ये उच्च स्तर संचालन करता है। जो भी मालिक हैं, अगर किसी भी वर्ग को किसी प्रकार की परेशानी है, कोई समस्या आ रही है कार्य में, इकाई में, उनके विभाग में, तो उन समस्त समस्याओं का समाधान उच्च स्तर संचालन को करना होता है। उसके बाद अगला पॉइंट आता है दीर्घकालीन आयोजन करके व्यूहात्मक निर्णय लेना। जो मालिक हैं उनका कार्य यही होता है कि वो इकाई से संबंधित दीर्घकालीन यानी कि आगे लंबे समय का वो आयोजन करते हैं कि इकाई में 5 साल में 10 साल में कितना लाभ कमाना है, इकाई का विस्तार किस प्रकार करना है, कितने कर्मचारियों की नियुक्ति करनी है, अगर किसी की निवृत्ति करनी है तो कितने कर्मचारियों की करनी है, वेतन कितना रखना है, उत्पादन कितना करना है, विक्रय कितना करना है। तो ये सारी चीज़ें ये आयोजन कहा जाता है, प्लानिंग कही जाती है। तो ये समस्त प्लानिंग उच्च स्तर संचालन के द्वारा की जाती है। उसके बाद आता है संचालन संबंधित जटिल समस्याओं का अध्ययन करना और कानूनी व्यवस्थाओं को ध्यान में रखकर उनका समाधान करना। उसी प्रकार से जो भी समस्याएं हैं, जो अधिकारियों से, जो विभागीय अधिकारी हैं या श्रमिक हैं, उनसे समस्या जो नहीं हल हो रही है, ऐसी समस्याओं का समाधान उच्च स्तर संचालन के द्वारा किया जाता है। अगला पॉइंट आता है व्यावसायिक इकाई की अलग अलग योजनाओं का निर्माण, अमलीकरण और देखरेख का कार्य करना। कि व्यावसायिक इकाई में जो भी कार्य हो रहे हैं, जो भी उद्देश्य निश्चित किया गया है, उससे संबंधित जितने भी कार्य हो रहे हैं, उन समस्त कार्यों की पर देखरेख करते हैं। उच्च स्तर संचालन मालिक सिर्फ कार्यभार दे करके, अधिकारियों को सौंप करके उससे मुक्ति नहीं पा सकते हैं। दायित्व उनका ही रहता है, जवाबदारी उनकी ही रहती है। तो इसलिए इकाई में जो भी कार्य होते हैं उन समस्त कार्यों की देखरेख के उच्च स्तर संचालन करते रहते हैं। उसके बाद है लाभ का विभाजन करना, डिविडेंड, आरक्षण, लाभ का पुनः विनियोग से संबंधित कार्य करना। ये आपका अगला 9 नंबर का पॉइंट है कि उच्च स्तर संचालन क्या करते हैं, मालिक क्या करते हैं, मैनेजिंग डायरेक्टर क्या करते हैं। तो वो लाभ का विभाजन करेंगे। जितना भी लाभ आ रहा है तो कर्मचारियों को वेतन के स्वरूप में देना है, लेनदार हैं उनको चुकाना है, जो व्यापारी हैं उनको चुकाना है, अगर बैंक वगैरह से ऋण वगैरह लिया है तो उनको चुकाना है। आपस में जो संचालक मंडल हैं, जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, वो भी एक अकेला व्यक्ति नहीं होता है, उसमें भी समूह होता है। तो लाभ का विभाजन उनको आपस में किस प्रकार करना है, उन संचालक मंडलों को कितना लाभ मिलेगा, तो ये सारी बातें निश्चित करना ये उच्च स्तर संचालक के हाथ में होता है। डिविडेंड है तो जिन भी ग्राहकों ने कंपनियों के शेयर हैं, डिबेंचर हैं, ये सारी चीज़ें खरीदी होंगी तो उनको कितना डिविडेंड चुकाना है वो निश्चित किया जाता है। लाभ का पुनः विनियोग है कि लाभ में से कुछ हिस्सा कि जो कंपनी में रखा जाता है वो कुछ हिस्सा कितना प्रतिशत होगा, ये सारी चीज़ें निश्चित करना उच्च स्तर संचालक मंडल के हाथ में होता है। ये सारे निर्णय उच्च स्तर संचालक मंडल लेता है। उसके बाद आखिरी में आपका पॉइंट आता है कि विविध प्रवृत्तियों से संबंधित रिपोर्ट्स का अध्ययन करके आवश्यक सूचना देना। कि जो भी उच्च स्तर संचालक मंडल में विविध प्रवृत्तियां होती रहती हैं, उनके निचले अधिकारी जो भी कार्य करते हैं, अपने नीचे श्रमिकों से, जो निरीक्षक हैं उनसे जो भी कार्य करवाते हैं, तो उनसे संबंधित जो भी रिपोर्ट्स वगैरह आती है, अहवाल आता है, उसका वो अध्ययन करते हैं कि किस विभाग में किस प्रकार का कार्य हो रहा है। और अगर उनको लगता है कि इस विभाग में उनको सूचना देने की आवश्यकता है, सलाह देने की आवश्यकता है, तो उच्च स्तर संचालक मंडल उस प्रकार की सलाह सूचन अपने निचले अधिकारियों को देता है। तो यहाँ पे आपका उच्च स्तर संचालन का अर्थ हो गया, कौन कौन से कार्य करते हैं उच्च स्तर संचालक मंडल में वो हो गया। उच्च स्तर संचालक मंडल में किनका समावेश होता है, उनके नाम मैंने आपको बता दिए। तो बहुत ही महत्व का प्रश्न है, एग्ज़ाम में हमेशा पूछा जाता है, तो इसे अच्छे से आप लोग तैयार करना। उसके बाद अगला जो टॉपिक है वो आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी। थैंक यू।